नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ईपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको 40 क्वेश्चंस की जो सीरीज है जिसमें मैं आपको जीएस के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक और साथ में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये आपका जो आप एचपी पटवारी साथ में जेबीटी कमीशन में जो भी एग्जाम हो रहा है, यानी कि जो एग्जाम है इसका आने वाले जो भी क्वेश्चन है उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर इसके अलावा भी आप किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि जीएस वाला पोर्शन लगभग सारे एग्जाम में सेम पूछा जाता है। तो आइए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं और आपसे क्या पूछ रहा, यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहले क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 314 किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान देना है कि जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो आपका संविधान के भाग 3 में आता है। इसको मैंने आपको कल बता रखा है कि ये किस में आएगा, आपका फंडामेंटल राइट कह सकता हूं, जो आपका फंडामेंटल राइट यानी कि कह सकता हूं जो आपका मौलिक अधिकार होता है वो किस में आता है, तो फंडामेंटल राइट आपका किस में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका फंडामेंटल राइट आता है किसमें, तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में आता है, यानी कि पार्ट 3 में ये आपका आता है। तो पार्ट 3 में आ गया। इसके अलावा ये कब कितने आर्टिकल से कितने तक का होता है, तो 12 से 35 तक ये आपको ध्यान देना है। जिसमें आर्टिकल 40 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हमें ये अधिकार होता है कि जो कानून के प्रति सारे लोग का समान अधिकार होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो वही आपसे पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसका सही आंसर है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि सभी लोग समान होंगे, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, क्या पूछ रहा है कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या हमें देता है, तो याद रखिएगा ये हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी कि जिसमें कई प्रकार के अधिकार होते हैं स्वतंत्रता का, वो चीजें हम देख सकते हैं। जैसे कि हमें अपना राष्ट्रगान गाने का अधिकार है, साथ में हम कई लोगों के साथ ग्रुप में बना करके किसी चीज के बारे में बात करने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ये सारा अधिकार। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 19 से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा, तो ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैंने कल की परसों वाले क्लास में आपको करा रखा है। तो इसका जो आपको आंसर पता होगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो आपको ध्यान देना है कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आंसर अपना बी वाला हो जाता है इसमें। इसके बाद हम यहाँ पे चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा कि संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल 32 है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसे संविधान का क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा इसे संविधान का हृदय, यानी कि संविधान का क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं। साथ में इसको आत्मा भी कही जाती है। क्यों ऐसा कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई भी हमारे अधिकारों का, हमारे मौलिक अधिकारों का क्या करता है, हनन करता है, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, न्याय के खिलाफ, मतलब न्याय के लिए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहा है, इसमें हमारे ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो पूरी तरीके से यहाँ पे सही हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम ये यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित की गई है। तो आपको कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। क्या, पहला ये अनुच्छेद आपको पता है कि हमारा जो संविधान है उसको अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपको पता है अलग अलग प्रकार की अनुसूचियां होती हैं। टोटल आपकी जो अनुसूचियां हैं संविधान में वो कितनी हैं, तो याद रखिएगा अनुसूचियां हैं आपकी कितनी, तो आंसर हो जाएगा टोटल है 12। जिसमें से जो आपकी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, उसमें क्या किया गया है कि हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के तौर पे रखी गई है। दूसरी चीज कि ये कब राजभाषा बनी, यानी कि हिंदी को कब मान्यता मिली, तो 14 सितंबर, यानी कि 14 सितंबर आपका 1949। तो ये भी डेट मैंने कल आपको मेंशन कर रखी थी। इसके अलावा कौन सा आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद आपका, कह सकता हूं अनुच्छेद आपका कौन सा 343 जो होता है वो क्या है आपका, कह सकता हूं कि
उसमें हिंदी भाषा को राजभाषा दिया गया है। इसके अलावा जो 351 है, 351 उसमें हिंदी भाषा के कह सकता हूँ विकास के बारे में दिया गया है। तो इतनी सारी डिटेल में आपको जानकारी याद रखनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको भी ये ध्यान देना है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, इसको आपको ध्यान देना है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं, यानी फंडामेंटल राइट आपके किस भाग में आते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो किस भाग में आएंगे, तो वो आपके पार्ट 3 में आते हैं। तो पार्ट 1 में क्या आता है, तो आपको ध्यान देना है, पार्ट 1 में आपका आता है, कह सकता हूं कि भारत में जो भारत देश है उसका नामकरण, उसके राज्यों के साथ उसका जो संघ है यानी मिल के जो रहते हैं उसके बारे में। दूसरा जो होता है, तो याद रखिएगा दूसरे के बारे में आपको मैंने बता रखा है कि जो दूसरा भाग है उसमें सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है, नागरिकता के बारे में बात की जाती है। वो कहाँ से है, तो आपको पता है ये आपका आर्टिकल 1 से 4, ये वाला 5 से 11 के बीच में होता है सिटीजनशिप के बारे में। फंडामेंटल राइट आपका आता है पार्ट 3 में, तो आपको ध्यान देना है पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट जो कि 12 से लेकर के 35 आर्टिकल तक है, मतलब 35 तक। पार्ट 4 में आपका क्या आता है, तो आपको ध्यान देना है पार्ट 4 में आता है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि 35 यानी कि 36 से लेकर के 50 तक है, यानी 51 तक, 51 के बाद ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, फंडामेंटल राइट, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट हो जाता है क्योंकि ये थर्ड पार्ट में आपका आता है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सा बोला, मौलिक कर्तव्य भारत के किस अनुच्छेद में उपस्थित है। तो याद रखिएगा जो आपका मौलिक कर्तव्य है यानी कि हमारे जो फंडामेंटल कह सकता हूं, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य का मतलब देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां बन रही उसके बारे में बात कर रहा। तो याद रखिएगा जो मौलिक कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद में आता है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा ये आपका आर्टिकल 51A में आता है, ये आपको ध्यान देना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोला कि भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि आपको मैं आर्टिकल तो अभी एक एक करके पढ़ाने वाला हूं, बाद में पढ़ाऊंगा मैं उसको कुछ दिनों में, लेकिन उससे पहले आपको ये आर्टिकल्स ध्यान देने जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो याद रखिएगा जो आपका आर्टिकल फर्स्ट है वो क्या करता है, भारत में बताता है कि राज्यों का, भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भारत के अंदर राज्य हैं वो सभी मिल करके इस देश की रचना करते हैं, और साथ में कोई अगर राज्य अलग होना चाहे तो वो इससे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। संघ का मतलब मिलके रहना, तो वही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे पॉलिटी का 9वां क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। तो क्या पूछ रहा, भारतीय संसद में कौन कौन होते हैं, यानी किनके मिलने से भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो आपको ये ध्यान देना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा इसमें लोकसभा, राज्यसभा, साथ में राष्ट्रपति का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से मिलके ये आपकी जो कह सकता हूँ संसद होती है ये बनता है। जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा के पार्ट है, राष्ट्रपति और राज्यसभा ये आप जानते होंगे। लोकसभा का एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, निम्न सदन के नाम से जानते हैं। कौन सा, निम्न सदन। तो इसको याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, तो याद रखिए इसको बोलते हैं उच्च सदन, और राष्ट्रपति को तो आप जानते हो, ये चीजें आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे निम्न सदन, उच्च सदन। इस तरीके से आपके 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 10वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्या बोला, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अब एक चीज, भारत का जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके जो संविधान है वो डेवलप किए जा चुके थे। तो वहां पे हुआ क्या कि जब संविधान को लोगों ने बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने अलग अलग देशों से अलग अलग प्रकार की चीजें ग्रहण की और अपने संविधान में शामिल किया, जैसे कि प्रस्तावना, जैसे कि मौलिक अधिकार, जैसे कि संसदीय प्रणाली। ये चीजें अभी आपको देखने को मिलेंगी, पढ़ाऊंगा ऐसे एक एक करके। बट यहाँ पे आपसे पूछ रहा कि जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से हमारे लिए गए हैं। तो याद रखिएगा ये लिया गया फंडामेंटल राइट आपका अमेरिका से, ये आपको ध्यान देना है। अमेरिका से एक और चीज ली गई है, क्या, प्रस्तावना, यानी जो हमारे प्रियम्बल है वो कहाँ से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका से। आयरलैंड से क्या लिया गया था, तो आपको ध्यान देना है आपका जो डीपीएसपी है वो आपका
आयरलैंड से लिया गया है। तो इस तरीके से बताता रहूंगा ऐसे टाइम टाइम पे। तो इस तरीके से आपके पॉलिटी के टोटल 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चंस को मैंने आपको सॉल्व करा दिया। इसके बाद अब हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है किसका, तो आपको दिख रहा होगा ये है आपका क्वेश्चन हिस्ट्री से, यानी जिसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, साथ में आपका मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या बोला, शून्य की खोज किस काल में हुई? तो आपको इसका आंसर पता होगा कि जो शून्य की खोज हुई थी वो हड़प्पा में तो बिल्कुल नहीं हुई, वैदिक काल में भी नहीं हुई, मौर्य वंश में भी नहीं हुआ, याद रखिएगा गुप्त काल में आपका हुआ था। एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि गुप्त काल को हम किस नाम से और जानते हैं, तो इसको हम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? तो याद रखिएगा क्योंकि इसमें कह सकता हूं विज्ञान की प्रगति हुई, अंतरिक्ष के बारे में लोगों ने जाना, ग्रहों के बारे में जाना, शून्य की खोज हुई, यानी उस टाइम काफी ज्यादा विद्वान थे, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्य की खोज गुप्त काल में हुई और इसे हम स्वर्ण कला काल के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे। बोल रहा कि क्या कह रहा क्वेश्चन आपसे, क्या कि जो दिल्ली सल्तनत है जो कि 1206 से स्टार्ट हुई, आपको ध्यान देना है दिल्ली सल्तनत कब से स्टार्ट हुई थी, तो दिल्ली सल्तनत आपकी हुई थी 1206 से, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की। ये 1526 तक चला और जहां पे 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर हराता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो यहाँ पे पूछ रहा कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी, तो आपको पता है कि इल्तुतमिश, आपने नाम सुना होगा इल्तुतमिश का आपने नाम सुना होगा। इनकी जो बेटी थी जिनका नाम क्या था, रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान। इनको पहली बार शासक के रूप में तो इनको बनाया गया था। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। कब? तो याद रखिएगा 1200 यहाँ पे 36 के बाद इनको बनाया गया। बाद में क्या हुआ, इन्हीं के राज्य के कई लोगों ने मिल करके इनकी हत्या करवा दी। तो ये आपको ध्यान देना है, उनको ये चीजें हजम नहीं हो रही थी कि ये लड़की होकर के इसको शासक बना दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति क्या थी। अब एक चीज मैं बताता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है मैं आपको बताता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी, एक चीज आपको ध्यान देनी है कि अलाउद्दीन खिलजी जब ये राजा बना तो वहां पे उसके समाज में, उसके राज्य में कह सकता हूं कि कई सारे अमीर व्यापारी लोग थे जो सामानों को उत्पादन करते थे, बेचते थे। तो वो सामानों की अलग अलग कीमत अपने हिसाब से तय करते थे। तो उसने क्या किया, वो जब राजा बना तो उसको लगा और साथ में जब वो राजा बना तो मंगोल जो थे उनका आक्रमण भी हुआ, उससे भी बचना था, साथ में अपने राज्य की स्थिति को भी सुधारनी थी। तो उसने बाजार की नीति लाई और उसमें उसने एक नियम बनाया कि जितने भी सामान होंगी उनका जो रेट होगा वो अलाउद्दीन खिलजी फिक्स करेगा। उसने अलग अलग अधिकारी लगाए बाजार में कि कोई ज्यादा अगर लगा कर बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसको दंड दिया जाएगा, इस तरीके की चीजें। तो उसने क्या किया, मूल्य पर नियंत्रण करने के लिए ये नीति आपकी लाई थी। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो मूल्य नियंत्रण पे ये चीजें हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, तो ध्यान देना है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो आपको पता है कि 1905 में आपका क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ और इसके बाद कह सकता हूं कि 1906 में वही उसी टाइम पे आपका क्या होता है कि स्टार्ट हो जाता है आपका स्वदेशी आंदोलन। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। याद रखिएगा कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने जब 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद चीजों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किए तो वो लोग भारत के किसानों और लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के भूमि से रिलेटेड कह सकता हूं कि नियम लागू करने लगे थे। तो उसी टाइम 1793 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये करता क्या है कि किसान जमीनों को क्या करता है, किसी एक गांव के व्यक्ति को दे देता है और उसको क्या बना देता है, तो याद रखिएगा मालिक। और वो क्या करता है, यही जो व्यक्ति होता है यही किसानों सारी भूमि को, बड़े हिस्से को इस मालिक को दे दिया गया। किसान उस पर खेती करेंगे, टैक्स देंगे, इस तरीके की चीजें। तो कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। तो ये आपको ध्यान देना है 1793, इसको परमानेंट सेटल के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है।
इसके बाद प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कौन किया था? तो मैंने बताया था कि कब हुआ था, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला था कौन? बंगाल का नवाब सिराज उद्दौला, जिसमें उसके अपने नु ही क्या किया, उसको धोखा दिया और वो हार जाता है। और सामने कौन था? तो आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि उस टाइम अधिकारी था किसका? कह सकता हूं कि ब्रिटेन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा? सिकंदर भारत कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहली बार था जब भारत में कोई दूसरा बाहरी देश का आया। तो ये कौन हो जाएगा, कब हो जाएगा? तो याद रखिएगा 326 में वो भारत आता है, और ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि मोहम्मद बिन कासिम का भारत में आक्रमण कब हुआ? याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जो भारत में आपका आता है। और कब आता है? तो आपको याद रखना है ये आता है आपका 712 में, और लाहौर के पास कह सकता हूँ सिंध में एक लड़ाई लड़ता है राजा दाहिर के साथ, और इस तरीके की चीजें होती हैं। तो कब आया? पहला मुस्लिम शासक है जो भारत, पहला मुस्लिम अरबी शासक है जो भारत में आता है 712 में। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो आपको याद रखना है कि गायत्री मंत्र में तो टोटल 10 मंडल है, उसमें जो आपका 10वां मंडल है उसमें गायत्री मंत्र को लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद होता है। इस तरीके को आपको ध्यान देना है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री का। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, तो ध्यान दीजिएगा। बोला कि सिजदा या फिर सजदा और पायबोस, इसका मतलब क्या होता है? पहले आप ये ध्यान से सुनिएगा। सजदा का मतलब होता है जैसे जो राजा है, तो कोई व्यक्ति आया तो उसके सामने सिर झुका करके नमन करेगा। दूसरी चीज पाबोस का मतलब होता है कि वो उनके पैरों में अपना सिर लगाएगा, यानी कि एक तरीके से जो राजा है वो खुद को क्या मानता है? भगवान का दिया रूप मानता है, या खुद को भगवान मानता है। तो ऐसा किसने करवाया भारत में? कौन सा ऐसा शासक था? तो याद रखिएगा जो बलबन नाम का शासक था, इसने इस तरीके का काम या इस तरीके का नियम लागू किया था। तो ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके से आपके जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है 10 वो कंप्लीट होते हैं। आगे हम देखते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन, और फिर आपके इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे, फिर 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि जितनी भी चीजें मैं आपको समझा रहा, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये चीजें पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके कैसे लग रहे हैं, या फिर ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या बोला? पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त क्या है? वृत्त का मतलब सर्कल क्या है? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो याद रखिए हमारे जो अर्थ है वो कैसी है, तो इसका जो शेप है वो कुछ रिजिड टाइप का है। तो ये आपको ध्यान देना है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जिसमें कह सकता हूँ बीच में क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर का मतलब हिंदी में भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा, ये आपको ध्यान देना है भूमध्य रेखा, और ये कितने डिग्री पे होती है? तो आपको याद रखना है ये आपका 0 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। एक और रेखा होती है यहाँ पे जो कि कितनी होती है? 23.5 डिग्री, और इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसको क्या कहेंगे? कर्क रेखा। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर तो ये आपको ऊपर जाएगा तो नॉर्थ, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ। तो ये क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये है आपका मकर रेखा। इसके अलावा यहाँ पे आर्कटिक वृत्त, और यहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त जो कि 66.5 डिग्री साउथ, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, और इसके बाद ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव। तो आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा कि जो बीच वाली इक्वेटर है ये सबसे बड़ी आपको लाइन दिख रही होगी। ये 2D फिगर है, 3D में आपको पता चल जाएगा। तो याद रखिएगा कौन सा आंसर हो जाता है। तो याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या बोला? पृथ्वी की घूर्णन की गति से क्या होता है? तो याद रखिएगा इससे क्या होता है? इससे दिन रात आपके होते हैं। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा? तो पूछ रहा कि सबसे कठोर शैल क्या है? शैल का मतलब चट्टान कौन सा है? मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूँ।
सबसे पहले जो पृथ्वी थी वो आग का गोला हुआ करती थी, यानी कि यहाँ का जो टेम्परेचर है काफी ज्यादा हुआ, लाखों साल बीत गए, करोड़ों साल, धीरे धीरे पृथ्वी क्या हुई आपकी ठंडा होना स्टार्ट हो चुकी थी। और धीरे धीरे जब ये ठंडा होगा, यानी कि जब पृथ्वी ठंडी हुई तो इसके अंदर जो लावा थे, जो ज्वालामुखी फटती थी, वो धीरे धीरे ठंडा हुई और अंदर इसके चट्टाने बनना स्टार्ट हुई। और जो पहली चट्टान बनी उसको हम कहते हैं आग्नेय चट्टान, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। तो इसको आपको ध्यान देना, आग्नेय चट्टान सबसे ज्यादा कठोर होती है और ये पहली बार निर्मित भी हुई थी, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्रा नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? अलग अलग नाम होते हैं, जिसमें भारत में इसको किससे जानते हैं? तो याद रखिएगा, इसको हम लोग दिहांग या सियांग के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ बहती है? तो आपने ये उत्तर वाला पार्ट, ये भारत का अरुणाचल प्रदेश वाला देखा होगा इस तरीके से, तो ये आपको पता होगा। इस तरीके से ये बहती है, आती है यहाँ से और इस तरीके से इसके अंदर से एंटर करती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। तो इस तरीके को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या कहते हैं? दिहांग और सियांग। इसके आगे अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पढ़ा चुका हूँ, विश्व का भी, तो क्या हो जाएगा? सुंदरबन डेल्टा, जो कि आपका बंगाल में पाया जाता है। और इसमें आपको पता है कौन सा जानवर सबसे ज्यादा फेमस है? तो बंगाल टाइगर। तो क्या हो जाएगा? बंगाल टाइगर, ये आपको याद रखना है, बंगाल टाइगर। इसके अलावा बंगाल टाइगर हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, पहला है आपका एशिया, अफ्रीका, एशिया के बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इस तरीके से। तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो याद रखना है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है, जनसंख्या के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा, मरुस्थल क्या होता है? तो आपको याद रखना है, डिजर्ट क्या होता है, मरुस्थल क्या होता है? तो आपको याद एक चीज रखनी है, मरुस्थल का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां पे 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम हो। अब वो चीजें दो जगह पे हो सकती हैं, या तो फिर वो कह सकता हूं कि ठंडे इलाकों में, जैसे मैं कह दूं कि जहां बर्फ होता है और वहां बारिश भी नहीं होती है। मरुस्थल का मतलब ये होता है कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा का होना। तो याद रखिएगा, जो बर्फीला इलाके हैं जैसे कि अंटार्कटिका, यहाँ पे क्या है? बर्फ रहता है, बारिश नहीं होती है। सहारा, बारिश नहीं होती है, वहां पे भी कह सकता हूँ कि सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से कम है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आर्कटिक, तो मरुस्थल आपके दो प्रकार के हो गए, एक होता है आपका ठंडा मरुस्थल और दूसरा कौन सा होता है? गर्म मरुस्थल। तो याद रखिएगा, अंटार्कटिका जो मरुस्थल हमसे पूछा है, तो सबसे अंटार्कटिका जो है वो सहारा से काफी ज्यादा बड़ा है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा मरुस्थल आपका कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका। तो ये आपको ध्यान देना है, अंटार्कटिका सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया। अगर बात करें ठंडे बस मरुस्थल की बात करूं तो भी अंटार्कटिका, ठंडा मरुस्थल तो भी अंटार्कटिका। अगर बात करा जाए कि सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तब आपका सहारा आएगा, जो कि 11 देशों में आपका फैला है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। कई लोगों को ये लगेगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए है, बट वो गलत है। क्यों? मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपको ध्यान देना है, सबसे बड़ा है कौन सा? पहले तो आपको याद रखना है, सबसे बड़ा है आपका प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशन। फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है अटलांटिक महासागर, ये आपको ध्यान देना है। तो अटलांटिक महासागर ये सबसे बड़ा है। तो याद रखिएगा, इसका जो शेप होता है वो आपका एस के आकार का होता है, तो वो भी आप याद रखिए, सबसे बड़ा महासागर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जो कि सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, एस आकार का महासागर, आंसर मैंने बता दिया, अटलांटिक महासागर एस टाइप का पाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर से जुड़े महासागर कौन से हैं? भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी। तो आपको पता है मेडिटेरियन सी कहाँ पाई जाती है? तो इस तरीके से आपका कुछ यूरोप है, यूरोप में आपने इस तरीके से देखा होगा। इसके नीचे आपका क्या है? कह सकता हूं कि ये इस प्रकार से आपका ये है अफ्रीका। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये मेडिटेरियन सी है, और इधर क्या है आपका? अटलांटिक ओशन है। तो ये इसी से जुड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक ओशन। ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी के भी आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। बच्चे आपके किसके?
इकोनॉमी के क्वेश्चन की इकोनॉमी में किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस देखने हैं यहाँ पे। तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या पूछ रहा कि जीडीपी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है। तो यानी कि जीडीपी के बारे में आपने सुना होगा, तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है, तो आपको ध्यान देना है। इसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दो ऑप्शन दे दिए गए हैं सेम सेम, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए हैं। तो याद रखिए आप ए और बी दोनों में से किसी को भी टिक कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है, जैसे मैं ये कह रहा कि घर की टोटल जो कमाई है मान लीजिए 50,000 रुपए और घर में कमाने वाले 5 हैं। तो अगर मैं पूछूं कि प्रति व्यक्ति कितना है, तो आप बताओगे कि उसमें जब हम 50 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल 10,000 पर व्यक्ति आ जाता है। यानी एक व्यक्ति 10,000 कमाता है तो 5 के हिसाब से 50,000 हो गया। उसी तरीके से अगर मैं ब्रॉड लेवल पे लूं, कंट्री लेवल पे लूं, तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा देश है, देश में जितनी आपकी जनसंख्या है, अगर भारत में जितना रेवेन्यू बन रहा, पैसा बन रहा, उसमें पूरी जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें प्रति व्यक्ति आय का पता चल जाएगा, पर कैपिटा इनकम हमको पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय और बटा के आपका डिवाइड बाय जनसंख्या, तो हमें क्या मिलेगी, प्रति व्यक्ति आय। तो ये मैं लिख दे रहा थोड़ा सा, प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जो है ये आपका क्या होगा, तो याद रखिएगा ऊपर क्या हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय, क्या राष्ट्रीय आय, और डिवाइड बाय क्या क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा जनसंख्या। तो ये आपको याद रखनी है, जनसंख्या हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या पूछ रहा, राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान कौन सा है। तो मैंने आपको इकोनॉमी में बता रखा है, फिर से मैं दोबारा बता दे रहा क्या कि आपसे एक चीज याद रखनी है कि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था होती है किसी देश की, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भागों में, तो मैं आपको समझा दे रहा, इसको 3 भागों में कौन सा बांटते हैं, याद रखिएगा। एक होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। और दूसरा कौन सा होता है, सेकेंडरी सेक्टर, तो ये आपको सेकेंडरी सेक्टर भी याद रखना है। और थर्ड क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो ये आपको याद रखनी है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्राइमरी सेक्टर होते हैं इसमें कच्चे माल आते हैं, जैसे कृषि हो गया, आपका जो मछली पालन हो गया, रेशम को उगाना, ये जो चीजें हैं ये इसमें आ जाती है। तो कृषि, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। दूसरा चीज आपका क्या आता है इसमें, जैसे जो इंडस्ट्री होती है यानी उद्योग होते हैं, जो फैक्ट्रियां होती है, वो किस में आती है, सेकेंडरी में आती हैं। तो आपको ध्यान देना है, इसमें क्या आएंगे, उद्योग आ जाएंगे, विनिर्माण के काम आ जाएंगे। और टर्शियरी में सेवा जो कार्य होता है ना, सेवा का कार्य, जिसमें कह सकते हैं सेवा कार्य, सर्विसेज को प्रोवाइड करना, जैसे लोन देना, बीमा करना, इसके अलावा बैंकिंग सुविधा, ये जो चीजें हैं इनको सेवा रहित कार्य, सेवा ग्रहित कार्य हम कहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो जीडीपी में योगदान है या नेशनल इनकम में, वो टर्शियरी सेक्टर का है, यानी कि इनकम जिसमें सेवा जैसी सब चीजें आती हैं, सर्विसेज जैसी, तो उसका सबसे ज्यादा योगदान है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, तो ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसको है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या भारत सरकार को है, क्या आरबीआई को है, या फिर एसबीआई को है, या फिर संसद को है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें ना ही भारत सरकार का है, नहीं आपका संसद का है, नहीं आपका एसबीआई का। जो सबसे ज्यादा हेड है वो कौन है, तो याद रखिएगा वो होता है आपका, कह सकता हूं कि आरबीआई। तो सबसे ज्यादा हेड कौन हुआ, तो आपको पता होना चाहिए जो आरबीआई है यही नोटों को जारी करेगा, कितना करेगा ये भी इसके पास अधिकार होता है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में इकोनॉमी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों बैंकों का बैंक किसको कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा, जैसे कई सारे बच्चे हैं तो उनके जो पिता हैं, तो उनको जिस तरीके से उनका पिता कहा जाएगा, सेम उसी तरीके से कई सारे बैंक हैं जो किसी एक हेड बैंक से निकल करके बने हैं। तो याद रखिएगा उनको बैंकों का बैंक कहा जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा
जो आपका आरबीआई है उसको बैंकों का बैंक कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने जितने भी नाम सुने होंगे जैसे एसबीआई हुआ, यूनियन बैंक हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब जो है ये सब आरबीआई के अंडर आते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक कहते हैं। कोई भी नीति लागू करने होगा, कोई भी नियम, तो कौन करता है, तो याद रखिएगा आरबीआई करता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बता रहा, अगला क्वेश्चन क्या है, रेपो रेट का अर्थ क्या होता है। अब रेपो रेट क्या होता है, जैसे मैं ये कह रहा कि कोई बैंक है और बैंक की स्थिति अभी अच्छी नहीं चल रही और उसको क्या चाहिए, ऋण चाहिए, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो बैंक आरबीआई जो है उससे पैसे लेता है। तो याद रखिएगा आरबीआई जो उनको पैसे देगा वो किस पे देगा, तो इंटरेस्ट रेट पे देता है। तो इसी को हम कहते हैं रेपो रेट। तो क्या होता है, आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण पर ब्याज दर, यानी कि जो ब्याज दर है इसको कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाता है। रेपो रेट होता है, एसएलआर होता है, सीआरआर होता है, ये चीजें होती हैं। तो उसमें अभी आपको याद रखना है रेपो रेट के बारे में। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा, कुल कितने बैंक 1969 में राष्ट्रीयकृत हुए। तो मैंने आपको बताया ना कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, उसका राष्ट्रीयकरण 1949 और कई सारे बैंक थे जिसका नेशनलाइजेशन किया गया। तो वो कब 1969 में किया गया और कितने का किया गया, तो आपको ध्यान देना है 14 का नेशनलाइजेशन किया गया। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो कर के बारे में मैंने बताया था कि टैक्स क्या होते हैं, तो टैक्स गवर्नमेंट के रिवेन्यू का सोर्स होता है जिससे वो देश के अंदर कार्य अलग अलग प्रकार की करती है। तो उसमें दो टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जिसमें डायरेक्ट टैक्स को वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो डायरेक्ट किसी व्यक्ति से ले लेते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हुआ। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में जैसे जीएसटी आता है, मैंने आपको बता रखा है कि जीएसटी में हम सामान को खरीदते हैं, उस पर जीएसटी है, हम पैसा दिए, वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है, वो जीएसटी किसको जाएगी, तो गवर्नमेंट को जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो प्रत्यक्ष कर पूछ रहा, तो जो इनकम है ना, इनकम टैक्स, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको ध्यान देना है जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको वो कौन तय करता है, तो ध्यान दीजिएगा जो वित्त मंत्री है ये इसको तय करता है, या ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, बजट प्रस्तुत कौन करता है। तो याद रखिए बजट क्या होता है, बजट एक प्रकार का लिखित दस्तावेज होता है जिसमें ये होता है कि किस राज्य को कितना पैसा दिया जाएगा उनके काम के लिए, राज्य में कौन सी कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए। जैसे आपको पता है अलग अलग राज्यों को बजट दिया जाता है, पैसा दिया जाएगा और उससे क्या होगा, वो अपने राज्य की स्थिति को सुधारेंगे, जिसमें आपको पता है कि सड़क बनना, पुल बनना, ये सारी चीजें आपकी शामिल होती हैं। तो इसीलिए बजट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको कौन पेश करता है, तो आपको ध्यान देना है इसको कौन करता है, वित्त मंत्री आपका करते हैं। अभी कब होगा बजट हमारे देश में, कब प्रस्तुत होगा, तो आपको ध्यान देना है ये हमारा 1 फरवरी 2026 को होने वाला है। तो ये आपको ध्यान देना है और कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको जब बजट पास होगा तो उस पर अलग से वीडियो प्रोवाइड करके दे दूंगा ताकि आपको बजट से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि वित्त मंत्री। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है कि भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था। तो आपको ध्यान देना है जो भारत का पहला बजट पेश हुआ था वो 1960 में आपका हुआ था। और किसने किया था, तो आपको ध्यान देना है 1960 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स विल्सन। इसने भारत में बजट पहली बार पेश किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे पहली बार बजट किसने पेश किया, जेम्स विल्सन ने। कब किया था, तो आंसर हो जाएगा 1860, यानी कि जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुई थी 1857 में, उससे 3 साल बाद भारत में बजट को पेश किया गया। तो इस तरीके से आपके जो 40 क्वेश्चन थे वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें पसंद भी आ रही होंगी और ये मैंने आपको जो पढ़ाया ये पसंद भी आपको आया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप इन चीजों को ध्यान से पढ़ते रहिए। आपको कहीं भी कोई भी प्रकार की डाउट होती है आप उसको जरूर बताइएगा, हम उन चीजों को देखेंगे और उसका सलूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से चीजें आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे उसका नोटिफिकेशन भी जाएगा और आप उन चीजों को इजिली पढ़ सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।